गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा अपने 10th क्लास का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा प्रत्यय। जब हम प्रत्यय पढ़ रहे थे मैंने आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी दी थी कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी थी। प्रत्यय बेटा 3 प्रकार के होते हैं, जो भी मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्यय कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय होते हैं। अब इसके बाद जब हम सारा पढ़ चुके थे, कृदंत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? कृदंत प्रत्यय धातु के अंदर लगाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों में लगाए जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ये तीनों चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है ये? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये कृदंत के अंदर आता है। ये बेटा धातु से लग करके बनता है। धातु के पीछे तद्धित प्रत्यय लगाने पर जो भी रूप बनता है तो ये इसको हम ये कृदंत प्रत्यय में आता है। आगे अब इस प्रत्यय का नियम देखिए आप। इसका क्या नियम है? सबसे पहला कि इस प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। तद्धित प्रत्यय जो है इसका प्रयोग अगर अपन हिंदी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें इसका अर्थ कहाँ लेते हैं? चाहिए के अर्थ में या योग्य के अर्थ में। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इस प्रत्यय का प्रयोग जब हम अनुवाद करते हैं उसमें कहाँ लगाएंगे? जब यदि वाक्य के अंत में योग्य शब्द या कोई चाहिए के लिए प्रयोग में लेना हो तो हम तद्धित प्रत्यय धातु के अंतर्गत जोड़ करके उसका प्रयोग करते हैं। सेकंड बात आती है कि जो तद्धित प्रत्यय है, इस तद्धित प्रत्यय में क्या होगा? जो ये अंतिम त है इसका लोप हो जाता है। यानी कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हलंत वाला जो वर्ण होता है, हलंत्यम धातु से उस शब्द का, उस धातु का लोप हो जाता है। तो इस तद्धित प्रत्यय में से जब त का लोप हो जाएगा तो क्या शेष रह जाएगा? तव्य शेष रह जाएगा। तद्धित प्रत्यय में से, क्योंकि ये त क्या है? आधा वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण में क्या लगा रखा है हमने? हलंत लगा रखा है। इसके अंतर्गत कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। इस कारण से इसका लोप होने के बाद जब धातु में हम तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें से सिर्फ तव्य शेष रह जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा कि इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में ही होता है। बेटा वाच्य शब्द से मैं आपको बता दूं कि वाच्य क्या होते हैं? किसी भी बात को कहने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो वाच्य कहलाता है। अब अपन आते हैं वाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आपके टॉपिक है ये व्याकरण में, हम इसको पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी कई बार बता चुकी हूँ मैं कि हिंदी की, इंग्लिश की और संस्कृत की ग्रामर सेम होती है, टॉपिक सारे सेम होते हैं। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं वाच्य, संस्कृत में हम पढ़ेंगे वाच्य, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि हम इसको वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करना। इसी तरह हम वाच्य में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका तद्धित प्रत्यय हमेशा कहाँ यूज में आता है बेटा? भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। यानी कि कर्तृवाच्य जो बना होता है, कर्ता कारक से, कर्तावाच्य से जो बनता है उसको हम परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्य में, तब हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। या उसको जब हम भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तब भी हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा तद्धित प्रत्ययांत शब्दों के रूप। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। जैसा कि देखो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने माने गए? 3 माने गए। संस्कृत में वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हम हिंदी में पढ़ते एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में पुरुष भी 3 माने गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह लिंग भी हम 3 मानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसमें जब तद्धित प्रत्ययांत, प्रत्ययांत शब्द का अर्थ क्या है
कि तव्यत प्रत्यय जिसके अंत में हो, प्रत्ययांत, इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्यय प्लस अंत, अ और अ मिला के कौन सी संधि हो रही है हमारी? दीर्घ संधि। अ और आ मिलाकर के क्या बन रहा है यहाँ पर? आ बन रहा है। तो इसको तव्यत प्रत्यय जिसके अंत, प्रत्ययांत शब्दों के, यानी कि जिसके अंत में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ हो, उन शब्दों के रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में राम की तरह, यानी कि अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में रमा की तरह आकारांत स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में बेटा फल की तरह चलेंगे, जो कि हम 6th क्लास में से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमारी संस्कृत स्टार्ट होती है हम सबसे पहले राम शब्द के रूप ही पढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखें बेटा आप, अब क्या कह रहा है ये? धातु में अंतिम ई उ री का क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, अर्थात गुण हो जाता है। धातु में अंतिम ई उ री का अर हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है क्रमशः। क्रमशः मीन्स क्रम से, यानी कि जो धातु है हमारी, जो भी धातु है बेटा हमारी, चाहे वो धातु का अंतिम वर्ण ई हो, उ हो या री हो, तो हम क्या करते हैं? इनको गुण संधि में जो हम पढ़ते हैं, तो वो इसको कैसे करेंगे अपन? ई का क्या कर देंगे? ए गुण कर देंगे। ऊ का क्या कर देंगे बेटा? ओ गुण कर देंगे। और री का क्या कर देते हैं? अर गुण कर देते हैं। कैसे? आद गुणा सूत्र के से। आद गुणा क्या कहता है हमारा? कि ई उ री का ए ओ अर अल कर देते हैं। कब? जब इसके बाद, इन चारों स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आए तो हम ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और री का अल कर देते हैं। इसके बाद 6 वाला पॉइंट जो हमारा है, धातु की उपधा प्रारंभ के हल अर्थात व्यंजन का भी गुण हो जाता है। बेटा धातु की उपधा से अर्थ, उपधा का मतलब होता है धातु की उपधा, यानी कि जो धातु है, पहले वाली जो धातु है, फर्स्ट शब्द जो दिया होता है, उसके प्रारंभ में हल, यानी कि प्रारंभ में कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उसका भी हम क्या कर देते हैं बेटा? गुण कर देते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि धातु के अंतिम च और ज का क हो जाता है। बेटा ये हमारा व्यंजन संधि का एक सूत्र होता है, चर्त्व संधि, खरी च जिसे बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जो व्यंजन संधि, ये धातु का, ये प्रत्यय में जो धातु है, उस धातु के अंतिम वर्ण यदि च होगा तो च को भी हम क्या कर देंगे? क कर देंगे। और ज होगा, तीसरा वर्ण होगा, तो ज का भी हम क्या कर देंगे? क कर देंगे। नियम से करते हैं इसको, ये नियम है हमारे संस्कृत में। तो धातु के अंतिम च और ज का क हो जाता है। इस तरह तव्यत प्रत्यय लगाने का ये 7 नियम है। इन नियमों को रखते हुए हम तव्यत प्रत्यय का आगे प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे मैं आपके इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब देखते हैं बेटा, अपन जो है इस प्रत्यय को इन धातुओं में लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो हमारी सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ धातु, प्लस इसके बाद जोड़ा है प्रत्यय। धातु में हम प्रत्यय जोड़ेंगे। अब प्रत्यय जोड़ने के बाद हम पुल्लिंग का रूप बनाएंगे, स्त्रीलिंग का बनाएंगे और नपुंसक लिंग का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पच धातु की। पच का अर्थ होता है पकाना। क्या अर्थ होता है? जिसे भोजन पकाते हैं, है ना। तो अपन पच धातु का में तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग में बेटा किसकी तरह चलते रूप? राम की तरह चलते हैं। जब राम की तरह रूप चलेंगे तो अपन क्या करेंगे? च का क्या करते हैं हम? हमारे नियम अनुसार क कर देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? और तव्य में से क्या होता है? तव्यत में से तव्य शेष रह जाता है। तो पुल्लिंग में राम की तरह चलने पर पहला शब्द आता है हमारा रामः। रामः, रामो, रामाः। तो हम इसको बनाएंगे पक्तव्य और इसको बनाएंगे पक्तव्या, क्योंकि रमा, छात्रा, बालिका इस तरह से बनता है। लता। अब नपुंसक लिंग में कैसे बनाएंगे? फलम की तरह बनाएंगे। तो कैसे बनेगा ये?
पक्तव्यम। ठीक है, ये हुआ हमारा क्लियर। इसके बाद देखो सिच धातु है, सिच। अब मैंने एक नियम आपको और बताया था कि ई उ री का क्या हो जाता है, ए ओ अर गुण हो जाता है। यहाँ जब धातु में क्या है, ई है बेटा, है ना, स में ई है, तो हम ई का क्या करेंगे, ए गुण कर देंगे। तो जब इसके अंदर हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या रूप बनेगा बेटा, सी का तो क्या कर दिया हमने, से कर दिया। आई बात समझ में। अब इस च का हम क्या करेंगे, इसका हम आधा क कर देंगे, क्योंकि ये च क्या है, आधा है, इसलिए हम क भी आधा लगाएंगे। क्योंकि मैंने बोला धातु के उपधा अंतिम, मतलब धातु के अंदर जो च और क होता है, ज होता है, इन दोनों वर्णों को हम क्या बना देते हैं, क बना देते हैं। तो हम इसको क्या बनाएंगे, सेक्तव्य बना देंगे। क्लियर है। अब इसी को स्त्रीलिंग में बनाएंगे, सेक्तव्या बना देंगे, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे, सेक्तव्यम बना देंगे। इसी तरह भुज। ठीक है बेटा, यहाँ तो क्या था हमारा, ई था, और यहाँ क्या है, ऊ है। ऊ को हम किस में गुण करते हैं, ओ में गुण करते हैं। तो भुज में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। तो जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बेटा तो ये बनेगा भोक्तव्य। भोक्तव्य कैसे बना बेटा, क्योंकि ऊ का क्या किया हमने, ओ गुण कर दिया, और ज था तो ज का हमने किस में बदला, क में बदला। इस तरह से ये भोक्तव्य बना। और इसको लिखेंगे स्त्रीलिंग में भोक्तव्या, और नपुंसकलिंग में भोक्तव्यम। अब आता है हमारा त्यज। त्यज हमारा जो आ रहा है बेटा, इसको देखो, इसमें भी हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को तीनों शब्द क्लियर हो गए। अब त्यज के अंदर क्या करेंगे हम बेटा, त्यज में क्या है, अंतिम वर्ण ज है। ज है तो ज का हम क्या करते हैं, क कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारा, त्यक्तव्य। त्यक्तव्या। और नपुंसकलिंग में त्यक्तव्यम बना देंगे। इसी तरह से देखिए बेटा ब्रू। ब्रू शब्द का अर्थ होता है बोलना। ब्रू का क्या अर्थ बताया, बोलना। अब इसके रूप हम कैसे चलाते हैं संस्कृत में, वच धातु में चलाते हैं। अब इसको बनाओ, इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम क्या बनाएंगे, तव्यत प्रत्यय जोड़ने के बाद इसको बनाए तो वच धातु से बनाना है हमें, ब्रू से नहीं बनाना है, हमें वच से बनाना है। वच से बनाएंगे बेटा तो अपन क्या करेंगे कि च को किस में बदलेंगे, क में बदलेंगे। तो ये व आधा क, वक्तव्य, वक्तव्या और वक्तव्यम। ठीक है। इसके बाद आता है अपना मुच धातु। मुच का भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ऊ का क्या करेंगे गुण, ओ गुण कर देंगे। तो इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे मौक्तव्य। हम क्या बनाएंगे इसको, मौक्तव्य। यहां बनाएंगे हम मौक्तव्या और यहां बनाएंगे मौक्तव्यम। ऐसे बनाते हुए चलेंगे। अब ची है बेटा, ची को हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हमने बनाया, क्या बनेगा, चीतव्य। लेकिन चीतव्य शब्द सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ची में क्या है, ची एक धातु है, ची का अर्थ होता है बेटा चुनना। ठीक है। अब ची जो धातु है, इस धातु में ई का क्या करेंगे हम, ए गुण करेंगे। ए गुण करेंगे तो ये बनेगा हमारा चेतव्य। क्लियर बेटा। हमने यहाँ चे क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर क्या बना है हमारा, धातु क्या है, ची, और ई का हम क्या करते हैं, ए गुण कर देते हैं।
चेतव्या और चेतव्यम। इसी तरह बेटा नी का बनाएंगे, नी का बनाएंगे तब भी हम यही बनाएंगे नेतव्य। नी में भी क्यों जोड़ा हमने, इसीलिए जोड़ा है, ए किया है क्योंकि नी का ई का हमने क्या किया, ए गुण कर दिया। नेतव्या और नेतव्यम। ठीक है। श्रु का क्या बनाएंगे, यहाँ क्या ऊ है, इस ऊ में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं। जब तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनेगा बेटा अपना श्रोतव्य। इसी तरह श्रोतव्या और श्रोतव्यम। तो बेटा ये हुआ हमारा तव्यत प्रत्यय की बात। देखो दोबारा बोल रही हूँ, पच धातु में हमने तव्य प्रत्यय जोड़ा, च का क्या बनाया बेटा, क बनाया, इसलिए यहाँ पुल्लिंग में पक्तव्य बना। हमें इसका राम शब्द के रूप की तरह चलाना है। सिच धातु, सिच धातु का अर्थ होता है सींचना। और जब सिच धातु में हमने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ सेक्तव्य बनाया। सेक्तव्य कैसे बना, क्योंकि सी में स्थित ई था, इसका हमने गुण संधि के नियम अनुसार आद गुणा सूत्र से बेटा ई का ए गुण कर दिया। इसके बाद आता है च। च को हमने क क्यों बनाया, क इसलिए बनाया क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि धातु के अंदर स्थित यदि क और ज हो तो धातु के अंदर स्थित च और ज हो तो उसको हम क्या करते हैं, क कर देते हैं। कौन से सूत्र से, खरिचा सूत्र से। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें नियम यही कह रहा है। ठीक है, ये व्यंजन संधि का एक सूत्र है। सेक्तव्या और सेक्तव्यम। बुझ, इसमें हमने ऊ को ओ गुण करा है, इसमें हमने ऊ को ओ गुण करा है, इसलिए भोक्तव्य बना। त्यज, यहाँ ज को क किया है इसलिए त्यक्तव्य बना। वच, वच कैसे बना, धातु थी हमारी ब्रू, ब्रू धातु के रूप चलाते बेटा हम वच में, इसलिए हमने इसको वक्तव्य किया। इसी प्रकार से मुच, मुच का हमने मौक्तव्य किया। ची का हमने चेतव्य किया, क्यों किया, ई का ए गुण कर दिया। नी का ए गुण करा इसलिए हुआ बेटा नेतव्य। श्रु का ओ गुण किया ऊ का, इसलिए हुआ श्रोतव्य। तो ये हुई हमारी बेटा तव्यत प्रत्यय की बात। अब मेरे को जहाँ तक है उम्मीद कि आप सभी बच्चों को ये तव्यत प्रत्यय पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रत्यय के साथ बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।